सो एज़ वी हमने अभी पढ़ाई करी थी फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और डिटेल में हम जान सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज मेंशन कि इट्स अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो भी आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, या आप सेपरेट नोटबुक में नोट्स बना लीजिए जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ा था ये, हाँ सॉरी, यहाँ से शुरू करना था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब एडम स्मिथ की बात आती है, यहाँ पे एक एडम स्मिथ का नाम आप देख सकते हैं, एडम स्मिथ की बात आती है। तो एडम स्मिथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। इनका कहना था कि अगर हर बायर और सेलर अगर अपनी मार्केट में खुद से डिसीजन लेता है जिसमें उसका खुद का प्रॉफिट होता है, ठीक है, जिसमें उसका खुद का प्रॉफिट होता है, तो कंट्री के कंट्री की वेल्थ की और वेलफेयर की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। एडम स्मिथ का कहना था कि अगर हर बायर, मैं बी से बायर बोल रही हूँ और एस से सेलर बोल रही हूँ, कि अगर सेलर और बायर दोनों अपने अपने प्रॉफिट का खुद से ध्यान रखते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो ये तो सेलर और बायर कहाँ पे है, कंट्री में है, ठीक है। तो कंट्री के वेलफेयर का, कंट्री के पैसे का हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो फिर अब नेक्स्ट चीज़ पे आएंगे जो इम्पॉर्टेंट है। अब आती है कि मार्केट्स पर ये चीज़ जो एडम स्मिथ ने बात कही, ये फेल क्यों हो गई, इसके ऊपर काफ़ी जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने काफ़ी चीज़ें दी, काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ दिए कि अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये जब एडम स्मिथ थे उस टाइम पे उनके हिसाब से वो बात सही थी, पर आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को अफेक्ट करती हैं, जिनको कंटेक्स्ट में लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी पहले चीज़ आती है मार्केट्स डिड नॉट और कुड नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे क्लियर लाइन जो यहाँ पे लिखी है, सबसे पहला पॉइंट है कि क्यों ऐसा था। तो एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। तो मार्केट्स डिड नॉट और कुड नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड पॉइंट है कि मार्केट्स अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं। मार्केट्स एग्जिस्टेड बट फेल टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कई बार ऐसा होता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड है, सप्लाई है, डिमांड अपनी जगह पे सही है, सप्लाई अपनी जगह पे सही है, पर कुछ केसेस में फिर भी एक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं होता है। इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस होना। जब तराजू में आप एक साइड पे 1 किलो वेट रखते हैं तराजू में, ठीक है, इक्विलिब्रियम एक तरह का बैलेंस होता है। तो जब आप एक साइड में कुछ रखते हैं, 1 किलो का वेट रखते हैं, तो दूसरी साइड में 1 किलो वज़न की सब्जी रखेंगे ना, तभी तो दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो एक तरह से यह है कि डिमांड और सप्लाई अपने आप को बैलेंस अपने आप नहीं कर पाती कुछ केसेस में, इसलिए मार्केट्स एग्जिस्टेड बट failed to produce equilibrium in of demand and supply. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस इन द society has decided to pursue a certain important social goals unselfishly in areas like employment, administration, defense, education, for which some of the aggregate effects of the microeconomic decisions made by the individual economic agents needed to be modified. तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस है, कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं सोसाइटी की या इंडिविजुअल्स की, जो उनके सोशल गोल्स होते हैं। मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे एम्प्लॉयमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, कभी डिफेंस की बात आती है, एजुकेशन चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, जहाँ पे वो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अपने डिसीजंस उसके अफेक्ट होते हैं।
तो ये अपने पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख लीजिए। इसको, इस पार्ट को हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। अब आती है बात कि जो बात आती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकर्स कौन से होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका डिसीजन कौन लेगा, डिसीजंस लेने वाले कौन हैं, ठीक है। हु आर द डिसीजन मेकर्स। तो यहाँ पे क्लियरली है कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर परस्यूड बाय स्टेट इटसेल्फ और स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक आरबीआई। या तो वो स्टेट होगा या स्टैट्यूटरी बॉडी होगी आरबीआई की, ठीक है। आरबीआई या सेबी, जैसे आरबीआई हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी है वो एक। और ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बेसिकली वो बॉडीज़ होती हैं जो पब्लिक गोल्स के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे उसकी स्टैट्यूटरी बॉडी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। पब्लिक body which will have public goals and it is defined by Constitution of India। बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा है Constitution of India। तो ये चीज़ याद रखिएगा, what is a statutory body। over here SEBI is also important, just mark it, SEBI को भी मार्क कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे बात पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजन मेकर्स करना क्या चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो इकोनॉमिक्स के डिसीजन मेकर्स हैं, गवर्नमेंट हो गया, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ये आखिर में चाहते क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, दे हैव टू गो बियॉन्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इनका सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इनका सिर्फ इकोनॉमी सही करना या इनका प्रॉफिट कमाना या वेल्थ बढ़ाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इनका होता है कि ये डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट करें इकोनॉमिक रिसोर्सेज की पब्लिक नीड्स के लिए। जो भी पब्लिक नीड्स ऊपर मेंशन्ड हैं उन नीड्स के लिए ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिप्लॉय करें। जैसे कि अभी आपसे डिस्कस किया, मैंने बोला कि मैं इस चीज़ को दोबारा लूँगी, वो चीज़ आपकी क्या थी, वो आपकी थी यहाँ पे बात हो रही थी जब कि जहाँ पे सोशल गोल्स आते हैं, सोशल गोल्स, एम्प्लॉयमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ये जहाँ पे एक सोशल गोल्स आते हैं, यहाँ पे ये जो पब्लिक नीड्स हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डायरेक्टली डिप्लॉय करे, ठीक है। अब आती हैं सच एक्टिविटीज़। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गई, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़, ये सेल्फ इंटरेस्ट पे नहीं एम करती। ये किस पे एम करती हैं, ये कंट्री के वेलफेयर को एम करती हैं। अगर आपकी कंट्री में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे तो वो कंट्री ज़्यादा सक्षम होगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इंडिविजुअल्स के पास एक्सेस करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो ये वेलफेयर ऑफ द कंट्री परस्यू करने के लिए रहता है। अब आती है दूसरी बात। तो अब जो हम बात कर रहे थे जॉन मेयार्ड किन्स की, ये नाम आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इनको ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी किताब का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी, इन विच वॉज रिलीज्ड इन 1936। और ये जिस टाइम के हैं उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन था, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस साल में कंट्रीज़ लाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी अनएम्प्लॉयमेंट की,
जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी आउटपुट की, एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि आउटपुट गिर गया, एम्प्लॉयमेंट गिर गई, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपके वर्कर्स के पास जॉब नहीं होगी, और एक ये डायनमो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, और दोबारा से आप एक सेम सर्कल में घूमते रहते हो। कम जॉब्स हैं, कम प्रोडक्शन है, कम आउटपुट है, कम इन्वेस्टमेंट है, कम मनी लिक्विडिटी है, तो सेम रिसेशन और सेम डिप्रेशन की सिचुएशन अराउज होती है। यहाँ पे जब यूएसए की बात हो रही है सॉरी जब यहाँ पे यूएसए की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 1929 से 1933 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से 25% बढ़ गया। 3% से 25%, इतना ज़्यादा चेंज हुआ। ठीक है, तो ये बताने की है कि ये जॉन मेयार्ड किन्स उस टाइम के हैं जब ये ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, या ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो अब जॉन मेयार्ड किन्स ने क्या कहा था? जॉन मेयार्ड किन्स ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाए, उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाए, या जो भी चीज़ हैं, अगर आप मार्केट फोर्सेस मैं एक बार लिख देती हूँ, मार्केट फोर्सेस पे अगर आप छोड़ देते हैं तो वो चीज़ अपने आप इक्विलिब्रियम में नहीं आती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप अगर छोड़ देंगे कि आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे कि सप्लाई और डिमांड अपने आप को मैनेज कर ले, तो प्राइसेस शायद आसमान छूने लगें। ठीक है, और हो सकता है प्राइसेस बिल्कुल नीचे गिर जाएं। इसलिए जैसे आप अभी न्यूज़ की बात करें, तो न्यूज़ में अभी आपने एमएसपी का कंसेप्ट सुना होगा। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में एमएसपी देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, गवर्नमेंट देती है फार्मर्स को। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों देती है गवर्नमेंट? क्योंकि उसको पता है कि ये जो फार्मर्स हैं, अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं, या प्रोडक्शन बाय चांस ज़्यादा हो जाता है, तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में। सप्लाई से मैं एस लिख रही हूँ, सप्लाई अगर मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड तो सेम है। ठीक है, डिमांड आपकी सेम है, सप्लाई ज़्यादा हो गई तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, डिमांड आपकी सेम है, सप्लाई आपकी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, सप्लाई आपकी इंक्रीज़ हो गई तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो एमएसपी का जो कंसेप्ट है, तो आप एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप फार्मर को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो फार्मर एक मिनिमम प्राइस पे अपना सामान बेच सकता है, अपना प्रोडक्ट, अपनी फसल बेच सकता है, जिससे फार्मर को ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए ये चीज़ जो जॉन मेयार्ड किन्स कह रहे हैं कि डिप्रेशन क्यों आया, ये डिप्रेशन बार बार आएगा जब तक कि आप गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, अब बात आती है, ओवर द सेम पीरियड ऑफ एग्रीगेट आउटपुट यूएसए फेल बाय अबाउट 33%। मतलब आउटपुट 33% गिर गया। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो रहा था तो आउटपुट भी डिक्रीज़ हो गया। द फैक्ट दैट इकनॉमी में हैव लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट हैड टू बी theorized about and explained. Keynes book was an attempt in this direction. तो जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, ये वही बात है। तो कीन्स ने बेसिकली ये कहा था कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी चाहिए, बार बार नहीं तो डिप्रेशन आएगा, बार बार प्रॉब्लम यही होगी। एमएसपी का कंसेप्ट समझ आ गया। एमएसपी का कंसेप्ट दोबारा मैं बता दूंगी फार्मर्स का। एमएसपी क्या होती है बाद में बता देती हूँ इस चैप्टर के बाद। तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लिए, फर्म। ये फर्म है, मैं इसे घर की तरह एक डायग्राम बना रही हूँ।
ठीक है, ये फर्म है मेरी, ठीक है। इसमें आप क्या देते हो, ओनरशिप देते हो, ई से लिख रही हूँ मैं, एंटरप्रेन्योर्स या ओनरशिप, ठीक है, ये लिख लो अपनी कॉपी में, एंटरप्रेन्योर्स या ओनरशिप। एक, आप जिस लैंड पे बना रहे हो तो आपने लैंड दी है, ठीक है, लैंड, एल से मैं लैंड लिख रही हूँ, ठीक है, लैंड दिया आपने, लेबर दिया, इंसान बना रही हूँ लेबर के लिए, ठीक है, लेबर दिया आपने, और आपने क्या दिया, पैसा, पैसे को क्या बोलेंगे, कैपिटल। और पैसे में, कैपिटल में क्या क्या आता है, कैपिटल में आपकी मशीनरी भी आती है, मशीन आती है आपकी कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल में ये सिर्फ पैसा पैसा नहीं आता, कैपिटल में वो सारी चीज़ें आती हैं जो मशीन हो गई आपकी, कोई इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, तो वो कैपिटल में आ जाएगी। लैंड मतलब ज़मीन आपने दी। अब किसी फैक्ट्री को खड़ा करने में 4 चीज़ें तो चाहिए रहती हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एक बार इस डेफिनेशन को अच्छे से अंडरलाइन कर लो, कॉपी में लिख लो। एंटरप्रेन्योर्स, पीपल हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मेजर डिसीजंस, bear a large part of risk associated with firm enterprise. They themselves supply capital needed to run the enterprise, or they may borrow the capital. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंटरप्रेन्योर्स लिख कर उसके नीचे ये पॉइंट्स लिख लो। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं, अगर आप एक बिज़नेस चला रहे हैं, अगर आपकी दुकान है या आपके पड़ोस में किसी की दुकान है, ठीक है, तो दुकान है तो आप एंटरप्रेन्योर हैं उस दुकान के, तो आप दुकान चलाने के लिए आप सामान खरीदोगे, सामान खरीदने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे उस बिज़नेस के अंदर, तो या तो पैसे आप खुद से लगाओगे, ठीक है, या आप वो चीज़ कैपिटल बोरो करोगे। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। मैंने कैपिटल की बात करी ना, कैपिटल पैसा भी होता है और कैपिटल आपके एसेट्स भी होते हैं। आप दुकान लगाई, आपने मेज वेज कुछ रखी, उस पर डिब्बे विब्बे रखे, तो कैपिटल टू रन द एंटरप्राइज वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ मैं बीच में गड़बड़ कर ओके, तो एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़रूरी है। आपके नेचुरल रिसोर्सेज, अब जो बात आ रही है कि आपने लैंड दे दी, आपने लेबर दे दिया, आपने सब चीज़ें दी, फैक्ट्री दे दी, अब आप रिसोर्सेज भी तो डालोगे। रिसोर्सेज वो होंगे जो आपका रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल जो आप डाल रहे हो, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल डालोगे तभी तो पक्का माल बनेगा। अब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सामान उठा के लाओगे, आप सूट बुटीक की शॉप लगाई, आप कपड़ा लेकर आए, उसके सूट बनाए, तो कपड़ा क्या है आपके लिए, रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की वो बात आती है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स हो गए, पार्ट्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं जो, एक सेकंड में ये हटा देती हूँ, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपका एक पार्ट आता है प्रोडक्शन में, यहाँ पे मेंशन्ड है क्लियरली, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ होगा वो होगा रॉ मटेरियल्स, और जो फिक्स्ड होगा वो होगा आपका लैंड जिस पे आप वो फैक्ट्री लगाते हो। और इससे आपको लेबर का मैं आपको आसान सी एक परिभाषा बता सकती हूँ कि लेबर, जो भी लोग काम करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, लेबर एक तरह का रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। अब ये लेबर नहीं सोचना कि लेबर की बात हो रही है तो आप कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में सोचने लग जाएं, ऐसी बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट ले लो, आईटी सेक्टर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो जहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, कुछ भी ले लो, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोग अपनी टेक्निकल स्किल्स, अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे लोग अपनी स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, स्किल्स मतलब अपनी स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे लेबर की बात आती है, वो लेबर होता है आपका, ठीक है। तो अब जैसे टीचर हो गया, टीचर की स्किल क्या है, पढ़ाना, और एक आईटी कंप्यूटर
कंप्यूटर प्रोफिशिएंट बंदे की स्किल क्या है, उसकी एक्सेल की स्किल्स, उसको कंप्यूटर चलाना, वो वाली स्किल्स है, तो वो भी एक तरह का लेबर ही प्रोवाइड कर रहा है। और आप एक आर्टिज़न के पास चले जाते हो जो कोई काम जानता है पर्टिकुलर तरह का, कोई पर्टिकुलर तरह की कढ़ाई जानता है, तो वो भी अगर मेरी कंपनी है जिस पे मैं सूटों पे कढ़ाई करवाती हूँ, तो वो आर्टिज़न भी मेरे लिए एक लेबर हो जाता है। तो कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, जहाँ पे किसी बंदे को कोई पर्टिकुलर तरह का काम आता है और वो काम मैं अपनी फैक्ट्री में यूज़ कर रही हूँ या किसी की फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, तो वो लेबर के फॉर्म में आता है। तो लेबर बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये पॉइंट लिख लीजिए कि एक फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या ये तो मैं बुक से जो बताई है अभी नेचुरल रिसोर्सेज में, इसको आप अलग करके भी लिख सकते हैं। रॉ मटेरियल्स अलग लिख सकते हैं, लैंड अलग लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे लिखिए। अब आप जब चीज़ें बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, तो बेचने पे क्या मिलता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू, द पार्ट ऑफ रेवेन्यू इज पेड आउट एज रेंट। अब ये बताइए, आपने आपने फैक्ट्री लगाई, आपने ज़मीन ली, अब आप उस पर रेंट देंगे, आपको किराया देना पड़ेगा उस ज़मीन का, या लीज़ पे ज़मीन ली है। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा हो भी सकता है कुछ केसेस में कि आपके पास वो ज़मीन थी, मान लीजिए कि आप उस ज़मीन के मालिक हैं, फिर भी एक तरह से माना जाए तो हो सकता है आप मालिक नहीं, आपके पिताजी मालिक हैं, या आपने अपनी साइड से भी लगाई, तो आप उसका एक दिमाग में मान के चलिए कि इसका किराया, अगर मैं इसको किराए पे देता तो 10,000 इसका किराया आता, ठीक है। तो इन दैट केस की अगर मान के चलते हो कि अगर वो आपकी ज़मीन है, तो भी एक पर्टिकुलर ज़मीन का किराया होता है, चाहे वो आपकी ज़मीन हो चाहे वो आपने किसी से ली हो, तो भी उसका एक किराया रहता है, उसकी एक कॉस्ट रहती है। तो इसलिए जब आपकी बात आती है रेवेन्यू का कुछ पार्ट, जो रेवेन्यू आया, आपने जो जो सामान बेचा, उस सामान से जो आपका पैसे आए, तो उसका कुछ पार्ट तो आप रेंट दे दोगे, रेंट में दे दोगे, सर्विसेज रेंडेड बाय लैंड। कुछ पार्ट आप कैपिटल, पेड टू कैपिटल एज इंटरेस्ट, आप कुछ पार्ट कैपिटल पे, क्योंकि कैपिटल आपका कैश है, ठीक है, तो कैश आपने जब लिया तो उस पर आपको क्या देना पड़ता है, ब्याज। ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दे दिया, कुछ पार्ट आपने दे दिया लेबर को वेजेस की फॉर्म में, जो आपने एम्प्लॉयज़ लगाए, उन एम्प्लॉयज़ को आपको भत्ता देना रहता है, किसी को सैलरी देनी रहती है, जो भी चीज़ है आपने उनको वेज दे दिया। तो इसके बाद आपने कुछ शेयर दे दिया एंटरप्रेन्योर को। अब एंटरप्रेन्योर जो है, जो पैसा लगा रहा है, जो दिमाग लगा रहा है, जो टेंशन कर रहा है इतनी, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, इसलिए उसको आपने दे दिया कुछ पार्ट। बाकी जो पार्ट बचा, जो सॉरी मैं ये गलत बोल गई, जो एंटरप्रेन्योर को आपने दिया, जो एंटरप्रेन्योर को आपने दिया पैसा, जो बाकी जो बच गया, वो एंटरप्रेन्योर के हिस्से में क्या आता है, प्रॉफिट आता है। जितना भी प्रॉफिट अर्न हुआ, और एंटरप्रेन्योर के पास मैक्सिमम शेयर आता है जितना भी रेवेन्यू का, क्योंकि वो जितना भी बचता है, वो जितना रिस्क लेता है, या जिस हिसाब से कैलकुलेटेड रिस्क लेता है उस बिज़नेस में, उसका उसको इनाम मिलता है, वो होता है आपका प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वेज रेट की डेफिनेशन, द सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट अ प्राइस इज कॉल्ड वेज रेट। द लेबर विच इज सोल्ड एंड परचेज्ड अगेंस्ट वेजेस इज रेफर टू एज वेज लेबर। ये लाइन अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मैं एक बार बताना भूल गई आपको। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जब कैपिटल का कुछ पार्ट आप इन्वेस्टमेंट में लगाते हो, किसी मशीन को ख़रीदने में लगाते हो, कोई न्यू मशीन ख़रीद लिया आपने जिससे आपका काम आसान हो गया, आपका काम जो पहले 2 दिन लगते थे उस काम को 1 दिन लग रहा है, या जिस काम को आप 10 लोगों से करवा रहे थे उससे एक इंसान उसको काम कर देता है, जिससे आप
खेतों की बात करें तो खेत में अगर आप खुद फसल की कटाई करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपको 10 लोग लगाने पड़ेंगे। पर आपने अगर ट्रैक्टर ले लिया या आपने कोई और इंस्ट्रूमेंट ले लिया, तो वहाँ पे अगर आप खेतों मतलब कटाई करवाते हो या कुछ और काम करवाते हो, तो आपका जो लेबर होता है, जो आपका टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसलिए इस चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इससे आपकी क्या इंक्रीज़ होती है? प्रोडक्टिविटी। इट रेजेस योर प्रोडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब ये लास्ट पैरा बचा है आपका। Moreover, strictly speaking, even at present, handful of countries, North America, Europe, Asia, will qualify as capitalist countries. अच्छा, कुछ कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट होती हैं। मैंने इसको डिटेल में अपनी पहले वाली वीडियो में बनाया है, एक बार उस वीडियो को प्लीज़ जाकर देखिएगा कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और ये सारी कंट्रीज़ क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया आर द कैपिटलिस्ट कंट्रीज़। कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग को ज़्यादा महत्ता दी जाती है। सोशलिस्ट कंट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पर आप कॉमन इंसान के वेलफेयर के बारे में सोचते हो, वेलफेयर स्टेट होते हो। वहाँ पे सोशलिस्ट कंट्रीज़, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जहाँ पे आप ये सोचते हो कि जितने रिसोर्सेज हैं कंट्री के पास, वो सारे गवर्नमेंट के हैं या स्टेट के हैं, उस पे इंडिविजुअल किसी का हक नहीं है। समझ आई ये चीज़? कैपिटलिस्ट के बारे में, सोशलिस्ट के बारे में, और कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर इनका थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप मेरी पहले वाली वीडियो एक बार देख लीजिए और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या रहता है ये। अब मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक प्रोडक्शन यूनिट विल बी कॉल्ड फर्म्स। अब जब भी आप इस किताब में पढ़ेंगे आगे, तो आपको हर प्रोडक्शन यूनिट को क्या बोला जाएगा? फैक्ट्री को फर्म बोला जाएगा। उसमें एंटरप्रेन्योर होगा एक वर्ड। एंटरप्रेन्योर मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। और एंटरप्रेन्योर वेज लेबर मार्केट से हायर करता है, सर्विस ऑफ कैपिटल लेता है, लैंड लेता है, इसके बाद वो प्रोडक्शन करता है। नीचे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो सारे के सारे जितने भी लीगल चीज़ें होती हैं, सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करता है। फिर वो लेबर हायर करता है मार्केट से जाकर, फिर वो जाता है कैपिटल, पैसे भी तो चाहिए, फिर वो लैंड, जगह देखता है कहाँ पे फैक्ट्री को लगाना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसको बेचता है, प्रॉफिट बनाता है। प्रॉफिट बनाने के बाद वो सारे के सारे रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी देखता है, जो बहुत ज़रूरी है, रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ बहुत। अब एक सेकेंड, सॉरी। अब आती है कि अब जो स्टेट का क्या काम रहता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में, दोनों में स्टेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है ना कि चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, चाहे छोटी कंट्री हो या डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो, जो भी कंट्री हो, उसका जो क्या कहते हैं, एक कैपिटलिस्ट सेक्टर होगा जो प्राइवेट सेक्टर देख रहा होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यूजुअली प्रॉफिट मेकिंग होता है, प्रॉफिट में ज़्यादा बिलीव करता है, तो उनका मेन जो इंटेंशन होता है वो प्रॉफिट होता है। फोकस एरिया स्टेट का होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। तो यहाँ पे रोल ऑफ स्टेट इंक्लूड्स फ्रेमिंग लॉज फ्रेम करना, उनको एंड डिलीवर करना, जस्टिस डिलीवर करना, प्रोडक्शन। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में
आप जो सोशल गुड्स होते हैं, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, हेल्थ हो गया, कई सारे सोशल गुड्स होते हैं जो आपके रनिंग स्कूल्स, इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होते, अब इनमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, जहाँ पे आपका मेन इंटरेस्ट होता है क्वालिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, क्वालिटी प्रोवाइड करना। क्यों से मैं क्वालिटी बता रही हूँ, क्वालिटी प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना, ये सारे गुड्स में आप जितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, और यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, इसलिए ये गवर्नमेंट, यूजुअली गवर्नमेंट सेक्टर इसका ध्यान रखता है, ये स्टेट इसका ध्यान रखता है। तो अब एक और सेक्टर की बात आ रही है यहाँ पे, कौन सा सेक्टर है वो, हाउस होल्ड सेक्टर। ये हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये वो हाउस होल्ड सेक्टर होता है जो लेबर की तरह फैक्ट्रीज में लगता है, इनको सैलरी मिलती है, उस सैलरी से फिर ये कंज्यूम करते हैं, फिर ये सेल करते हैं, टैक्सेस देते हैं चीज़ें, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। तो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की बात है। एक्सपोर्ट्स से मैं बता देती हूँ, एक्सपोर्ट जो चीज़ बाहर जाए वो हो गई आपकी एक्सपोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट आई एम है, आई एम मतलब आई एन से रिलेट कर लो, इसमें कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम से रिलेट कर लो कि जो चीज़ अंदर आ रही है, जो कंट्री के अंदर आ रही है, वो चीज़ हो गई आपकी इम्पोर्ट, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो सिर्फ फोकस करती हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस करती हैं। कुछ कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ का बेसिक टारगेट यही होता है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और हमारा जो इम्पोर्ट हो वो कम से कम हो, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारा जो होता है फ़ॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, इसलिए हमें फ़ायदा रहता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा रहता है। पर कंट्रीज़ की कोशिश यही होती है, पर वो हाथ में नहीं होता। कोशिश तो रहती है, पर बाकी चीज़ें हम कोशिश करते रहते हैं कि इंपोर्ट्स अच्छे हो जाए, इंपोर्ट्स कम हो हमारे और एक्सपोर्ट ज़्यादा हों। तो अभी हमारी गवर्नमेंट भी इसी चीज़ में लगी है कि हम कोशिश करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में पढ़िएगा आप एक बार, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। हर चैप्टर को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, जो अभी आपका करंट सिनेरियो चल रहा है वो क्या कह रहा है और आपका चैप्टर क्या कह रहा है, क्या उससे आप रिलेट कर पा रहे हो। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है जो आपकी डे टू डे लाइफ में चल रही है। आज के टाइम पे अगर आप कोविड टाइम की बात कर रहे हैं, तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि लोग एसेंशियल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, वो दाल चीनी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वो लग्जरी आइटम्स की तरफ कम जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिजनेसेस जो थोड़े से एक्सपीरियंस बेस्ड थे या रेस्टोरेंट्स थे, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसी वजह से। तो मैं इसलिए बोलूँगी कि आप जब भी इकोनॉमिक्स को पढ़ें तो इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर उसका कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके आसपास जो भी चीज़ हो रही है, उससे आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएँ। थैंक यू सो मच इंजेक्शन डोज पर मुझसे जुड़ने के लिए। मैं आपको जितना हो पाएगा मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगी कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कि आप 10 साल बाद, 20 साल बाद भी पूछेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या कंसेप्ट है, तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।